हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम ऑर्गेनाइज किए गए थे और उनके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेड एग्ज़ाम और अदर टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन जो सीटेड ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 27 दिसंबर 2021 के ईवीएस पार्ट को सॉल्व करेंगे और ईवीएस में हम लोग आज 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, ये है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज का पार्ट। ठीक, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है आपका। राधा's टीचर ऑब्जर्व दैट राधा इज फाइंडिंग डिफिकल्टी in reading blackboard. Doctor suggested that the Radha need to increase the food rich in which of the following nutrients। यानी कि राधा के शिक्षक या अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। आपके ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। तो 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विटामिन ए। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कमी से होने वाले रोग। जो कमी से होने वाले रोग हैं ऐसे रोग हैं जो किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक कुछ आवश्यक पोषक तत्वों, विशेष रूप से विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होते हैं। व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। आहार में कोई भी असंतुलन कुछ पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन की अधिकता को जन्म दे सकता है। किसी विशेष पोषक तत्व के अपर्याप्त सेवन से कमी से होने वाले रोग हो सकते हैं। जो आपके विटामिन हैं, विटामिन आवश्यक पोषक तत्व हैं जिन्हें शरीर को कार्य करने, बढ़ने और विकसित करने की आवश्यकता होती है। विटामिन शब्द काश्मीर पंग द्वारा गढ़ा गया था, यानी कि कासिफर फंग द्वारा दिया गया था। विटामिन शब्द, विटामिन एक पोषक तत्व है जिसमें सह एंजाइम के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि शरीर स्वयं विटामिन का उत्पादन नहीं कर सकता, इसे हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन के माध्यम से या कुछ मामलों में पूरक के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हैंगुल डियर। कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं सरिस्का, दाचीगाम, जिम कॉर्बेट और रानीखेत। तो 62 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दाचीगाम। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, कौन सा? दाचीगाम। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो वन्य जीव अभयारण्य एक प्रकार की एक्स सीटू संरक्षण योजना है जिसमें संकटग्रस्त और लुप्त प्राय जानवरों को उनके प्राकृतिक पर्यावास में लाया जाता है और एक विशेष क्षेत्र में संरक्षित किया जाता है। जो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान है या जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। इसे शुरू में श्रीनगर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया था। यह स्थान अपने हंगुल मृग के लिए जाना जाता है जिसमें कश्मीर हिरण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट इनिशिएटिव अंडरटेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिलेक्ट द रीजन दैट लेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। यानी कि संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का एक संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ?
इसका चुनाव कीजिए। तो आपके ऑप्शन है रामसर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, डरबन समिट और डरबन शिखर सम्मेलन। तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। देखिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का वर्णन करते हैं, 1987 में किया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को व्यापक रूप से सबसे पहले सफल पर्यावरण संरक्षण समझौता माना जाता है। यह सजीसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों के स्थान और प्रस्थान करने के लिए एक अनिवार्य समय सारणी निर्धारित करता है। देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है आपका जलवायु परिवर्तन है और संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का वर्णन 1987 में किया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। या सीजीसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों के लिए प्रस्थान करने के लिए एक अनिवार्य समय सारणी निर्धारित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा 64 क्वेश्चन है, द बर्ड दैट was common sight in Delhi but now a special day is observed to raise awareness about the birds as it has become rare due to the urbanization. This bird is वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया है। आपके ऑप्शन है मोर, कोयल, तोता, गौरैया। तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा, गौरैया। ठीक। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली में प्यारी घरेलू गौरैया की घटती संख्या पर चिंता जताई। बड़े पैमाने पर शहरीकरण के कारण इन पक्षियों ने अपनी प्राकृतिक पर्यावास को खो दिया और घोंसले बनाने में विफल रहे, जिससे वे लुप्त हो गए। मोबाइल रेडिएशन और टेलीकॉम टावर गौरैया के लिए बहुत ही हानिकारक है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करके दिशा टावर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को अस्त व्यस्त करते हैं और इसी प्रकार वे अपने घर का पता लगाने में असमर्थ होती हैं। इसी प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्यारी घरेलू गौरैया को दिल्ली का राज्य पक्षी घोषित किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यू कैन सी बोट बीइंग यूज्ड एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। आपके ऑप्शन है लद्दाख, कारगिल, कश्मीर एवं केरल, सिक्किम एवं दार्जिलिंग, दिल्ली एवं मिजोरम। तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा कश्मीर एवं केरल। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। तो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जो मानव द्वारा परिवहन के विभिन्न साधनों का प्रयोग युगों युगों से किया जाता रहा है, उनका उपयोग करने से चलने की तुलना में यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाता है। तांगा, रथ, नाव आदि परिवहन के पारंपरिक साधन हैं। कार, जहाज और हवाई जहाज सभी परिवहन के आधुनिक साधन हैं। ठीक। जो नौगम्य नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है। नाव परिवहन एक प्रकार का जल परिवहन है। इसका उपयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां लोगों को नदी या झील पार करनी होती है या माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी मदद करता है। कहाँ पे होते हैं? कश्मीर और केरल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 66 है आपका क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं। आपके ऑप्शंस हैं डायोनिया, नेविंथस, एजिरेटस और संड्यू। तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एजिरेटम। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो एजिटेरम है, मांसाहारी पौधे विषम पोषकता से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। वे पौधे कीड़ों को फंसाते हैं और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं जो उन्हें मिट्टी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि वे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं।
उन्हें विषमपोषी या उपभोक्ता नहीं कहा जाता है क्योंकि ये केवल कीड़ों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इन पौधों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऊर्जा मिलती है, अतः वे उत्पादक और मांसाहारी दोनों होते हैं। कीट-भक्षी पौधों के कुछ उदाहरण हैं: ड्रोसेरा, वीनस, फ्लाईटैप, डोइनिया, नेपेंथिस, पिंगुइकुला, जेनसि जेनलिसिया। देखिए जो एजीटेरम है, एजीटेरम वंश, जिसमें व्हाइट वीट भी कहा जाता है, एजीरेटम वंश, बूटियों की लगभग 40 प्रजातियों में से कोई भी होती है। यह अमेरिका के मूल की है लेकिन मुख्य रूप से मेक्सिको और उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका। रानी फाइंड द पीस ऑफ क्लोथ दैट। ये आपके ऑप्शंस हैं। आपको बताना आइडेंटिफाई द फैब्रिक। रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि है बहुत मजबूत और चटक रंग का है, अधिक छिद्रयुक्त नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं, उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता है। तो 67 का आपका आंसर हो जाएगा पॉलिस्टर। ठीक, 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पॉलिस्टर। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो हमारा पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर क्या होता है? ये एक तरीके का एक फाइबर होता है जो वूल से, यानी कि ऊन से और कपास से और कुछ फाइबर से मिलकर बना होता है। ये पॉलिस्टर जो होगा, एक ये सिंथेटिक फाइबर होता है जो किससे बना होता है? पॉलीइथाइलिन एक केमिकल होता है, उससे मिलकर बना होता है। और इसका यूज़ किस में होता है? कपड़ों के मैन्युफैक्चरिंग में होता है, यानी कि कपड़े बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। इफ टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पेसीज सम टुगेदर इन एसोसिएशन and one is harmed and the other is benefited, such association is। यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इसका संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को कहते हैं। तो आपके ऑप्शन से दिए गए हैं: परजीविता, सहजीविता, सहोपकारिता, सहोजिता। तो 68 का आपका आंसर हो जाएगा परजीविता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जो परजीविता है, परजीविता दो प्रजातियों के बीच का संबंध है जहाँ छोटी प्रजातियां आमतौर पर अपने मेजबान को नुकसान पहुंचाती हैं और मेजबान से पोषक तत्व लेती हैं। इस प्रजाति को परजीवी कहा जाता है। दूसरी ओर परजीवी को आश्रय देने वाली प्रजाति को मेजबान कहा जाता है। यह प्रक्रिया जिसमें परजीवियों द्वारा मेजबान शरीर को नुकसान पहुंचाया जाता है, परजीविता कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि ततैया का एक घरेलू मक्खी के प्योपा को परजीवी बनाना, मेजबान मक्खी ततैया का प्योपा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और फोर्थ है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, सॉरी, इसमें जो होगा 69 का आपका क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, ये गलत होगा, ये आपका मेथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसमें सही होगा। देखिए जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, सौर ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में पंजी पंजीरित हो जाती है और धीरे धीरे विकिरण करती हैं ताकि हमारे पृथ्वी को एक गर्म कंबल से ढक सके। ठीक, तो आपकी जो गैसेस हैं, ओजोन है, ठीक, O3, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, देखिए इसमें जो गैसेस होती हैं ग्रीन हाउस गैस, O3 यानी कि ओजोन, मीथेन यानी कि CH3, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और
नाइट्रो ऑक्साइड। क्या होती है? नाइट्रो ऑक्साइड। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 70 है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज फॉर द मेकिंग कंटेनर एंड इन मेकिंग हाउसेस। निम्न में से कौन से पौधों का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? आपके ऑप्शन है गन्ना, बांस, मक्का, घास। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बांस। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि बांस। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जो बांस है, बांस एक विशाल बांस घास परिवार के सबसे बड़े सदस्य होते हैं। बांस सदाबहार बारहमासी फूल वाले पौधे हैं जो घास परिवार पोएसिया के उप परिवार बम्बूसोइडी में हैं। बांस में अन्य घासों की तरह तने के इंटरमॉडल क्षेत्र आमतौर पर खोखले होते हैं और क्रॉस सेक्शन में संवहनी बंडल एक बेलनाकार व्यवस्था के बजाय पूरे तने में बिखरे होते हैं। बांस के पौधे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सड़कों के निर्माण के लिए बांस का उपयोग किया जाता है। बांस का उपयोग औषधि प्रयोजनों के लिए किया जाता है। घर और स्कूल बनाने के लिए बांस का उपयोग किया जाता है। कपड़े बनाने के लिए बांस का उपयोग किया जाता है। बांस का उपयोग सामान बनाने के लिए किया जाता है। बांस का उपयोग मचान के लिए भी किया जाता है। फर्नीचर बनाने के लिए बांस का उपयोग किया जाता है। बांस का उपयोग संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए भी किया जाता है। इसी प्रकार बांस का उपयोग कंटेनर बनाने और घर बनाने में भी किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड हैबिट विल हेल्प टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। यानी कि निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करती है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर हो जाएगा स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा, यानी कि स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जो कार्बन पदचिह्न की अवधारणा की पहली को कब दिया गया? 1990 में मान्यता दी गई थी। कार्बन पदचिह्न यह बताता है कि विभिन्न प्रकार की घटनाओं, उत्पादों और स्थानों द्वारा हमारे पर्यावरण में कितनी ग्रीन हाउस गैस CO2 मीथेन जारी की जाती है। स्थानीय भोजन खाना मौसमी खाद्य उत्पादों का सेवन कार्बन पद चिन्हों को कम करने में मदद करता है। प्रत्येक वर्ष यह पद चिन्ह के कम से कम 7% से 9% को कम करने में मदद करता है। इसी प्रकार स्थानीय रूप में उगाए गए भोजन को खाने में कार्बन पद चिन्ह के स्तर को कम किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। आपको बताना है। आपके ऑप्शंस में स्टेट्स दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो कर्क रेखा है कौन कौन से राज्यों, भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए जो कर्क रेखा है एक काल्पनिक रेखा है जो 23.50 डिग्री के कोण पर है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ऐसे 70 देश हैं ताइवान से जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर अमेरिका, बहामास द्वीप समूह, मेक्सिको, अफ्रीका, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, एशिया, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। जल निकाय हिंद महासागर से होकर गुजरती है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान, जलद मरुमध्य, लाल सागर, मेक्सिको की खाड़ी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अब समझते हैं कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात के जसदान से, राजस्थान के कालिंजर से, मध्य प्रदेश के शाजापुर से, छत्तीसगढ़ के सोनहट से, झारखंड के लोहरदगा से, पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से होकर, त्रिपुरा उदयपुर से होकर, मिजोरम
चंपाई होकर कर्क रेखा 2 बार माही नदी को पार करती है। पहला मध्य प्रदेश में, जहाँ से वह राजस्थान की ओर बहती है, और गुजरात में प्रवेश करती है, जहाँ यह दूसरी बार कटती है। भारत में कर्क रेखा के सबसे निकट का शहर त्रिपुरा का उदयपुर शहर है। ठीक इसी प्रकार कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका। इन एन अर्बन सेटिंग a vegetable vendor cannot retain the produce for a long time and decided to sell it immediately at low price. This is because, यानी कि एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता है, और इसका कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। तो उसको क्या करना चाहिए? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। शीघ्र खराब होने वाले सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो खाद्य संरक्षण है, खाद्य संरक्षण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा फसल या पशु वध के बाद भोजन का को खराब होने से बचाया जाता है। इस तरह की प्रथाएं प्रागैतिहासिक काल की हैं। संरक्षण के सबसे पहले तरीके में सुखाना, प्रशीतन और किण्वन शामिल है। आमतौर पर जब एक किसान को डर होता है कि उसका सामान खराब हो जाएगा, चूंकि सब्जियां आसानी से खराब हो जाती हैं, तो वे उससे कुछ पैसे निकालने के लिए उसे कम कीमत पर बेचने की कोशिश करता है। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें व्यापार में नुकसान होगा। अतः एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता है, और इसका तुरंत ही उसमें कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण उसकी बिक्री संकटग्रस्त बिक्री होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैविंग फिल्टरिंग सिस्टम इन देयर बीक्स, यानी कि निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की, यानी कि फिल्टरिंग प्रोसेस या फिल्टरिंग सिस्टम होता है। तो आपके ऑप्शन है फ्लैमिंगो, हंसावर, रॉबिन, मैक्वा और गौरैया। 74 का आपका आंसर हो जाएगा फ्लैमिंगो, यानी कि हंसावर। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो फ्लैमिंगो है, यानी कि हंसावर, या पक्षियों के लिए एक प्रकार की क्या है, न्यूट्रिएंट सिस्टम है। ठीक, और यह सिस्टम मुख्य रूप से उनकी चोंच पर मौजूद होता है। यह खाद्य सामग्री को छानकर पानी से अलग करने में मदद करती है। यह निस्यंदन सिस्टम मुख्य रूप से पक्षियों में मौजूदा होता है जो जल निकायों पर भोजन करते हैं। छानने के उद्देश्य से पक्षियों की चोंच मुख्य रूप से सपाट और चौड़ी होती है। ये पक्षियों के कुछ उदाहरण हैं जिनकी चोंच में कौन सा सिस्टम होता है, फिल्टरिंग सिस्टम होता है। एक कोई उसके उदाहरण है हंसावर, हंस, बतख आदि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द पेयर विच आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट लार्वा, यानी कि उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर हो जाएगा सूड़ी एवं इल्ली। ठीक, तो 75 का आपका आंसर हो जाएगा, 75 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि सूड़ी एवं इल्ली। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो सूड़ी एवं इल्ली हैं, ये एक कीट है, यानी कि कीड़े हैं, यानी इंसेक्ट हैं। कीट संद आर्थ्रोपोड की एक प्रजाति है। शरीर को 3 भागों में बांटा गया है, सिर, छाती और पेट। वच्छी टांगों के 3 जोड़े मौजूद होते हैं। यह लार्वा की व्यस्त अवस्था है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं तितलियां, भृंग और मक्खियां। ठीक, देखिए, जो लार्वा है यह कई जानवरों के विकास में एक एक चरण है, यानी कि एक स्टेज है जो जन्म या अंडे देने के बाद
या जन्म या अंडे देने के बाद, लेकिन वैसे जब वो एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट तक पहुंचते हैं, तो उससे पहले की एक अवस्था है। या अवस्था अंडे के बाद प्यूपा कोकोन से पहले आती है, या जीवन चक्र का दूसरा स्टेज है। अधिकांश लार्वा नरम और सफेद या धूसर रंग के होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं सूड़ी, इल्ली और गर्भ। ठीक। चलिए अब और जो आपकी जो सूड़ी होती है, सूड़ी का शरीर कई खंडों में विभाजित होता है। ठीक। और जो आपका इल्ली होता है, इल्ली क्या होता है, बाहरी उसकी क्या होती है, बाहरी परत मुख्य रूप पर पतली और मुलायम होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस 27 दिसंबर 2021 के यहीं पर ही खत्म होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, और यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। और वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वॉज द निखिल कुसार। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम अगले सीटेड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेड जुलाई 2023 एग्ज़ाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। धन्यवाद।